गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका पहला चैप्टर है हमारे परिवेश में मौजूद पदार्थ, यानी कि मैटर के बारे में पढ़ना है अपने को, पदार्थ के बारे में, ठीक है ना। मैटर मैटर के बारे में पढ़ना है और ये एनसीईआरटी से अपना रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ना है जो भी अपने आसपास पदार्थ हैं उसके बारे में, ठीक है ना। पदार्थ कैसे हैं, ठीक है ना, पदार्थ कैसे हैं वो पढ़ना है। पदार्थ ठोस द्रव्य गैस होती है, ठीक है। पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। ठंडा होता है तो क्या होता है, उससे क्या हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, तो क्या उसके अलावा कुछ और भी उसके साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। तो एक ये ब्रीफ चीज़ हो गया जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, पदार्थ और ये मैटर के बारे में जो पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपको गैस, मतलब ये आपको पहले से पता होगा, द्रव्य गैस और सॉलिड ठोस, ठीक है ना। तो पदार्थ कितने तरीके से होते हैं, पदार्थ 3 तरीके से होते हैं। पदार्थ के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है, ठीक है। अब ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस में ठोस कौन होता है, द्रव कौन होता है और गैस कौन सा होता है, इसकी पहचान अपने को होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ठोस में वो चीज़ है जिसे आप दबा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये बोर्ड है तो इस बोर्ड को मैं दबा नहीं सकता, इधर ये क्या है, ठोस है, ठीक है ना। आप जिस पलंग पे बैठे हैं वो भी ठोस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ठोस है। ये मार्कर भी ठोस है, जो दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, द्रव वो चीज़ जिसको हम हल्का दबा सकते हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से नहीं दबा सकते हैं, प्लस एक जगह से दूसरी जगह वो बह कर जा सकता है, उसमें फ्लूइडिटी होती है। क्या होती है, फ्लूइडिटी, मतलब तरलता होती है। क्या होती है, तरलता, तरलता होती है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह बह कर जा सकता है। और क्या होता है, फ्लूइडिटी हो गया। उसके बाद अपना हो गया ये कंप्रेसिबल है, सेमी कंप्रेसिबल बोल सकते हो। सेमी कंप्रेसिबल है, मतलब ज़्यादा तो नहीं होता, फिर सॉलिड तो बिल्कुल नहीं होता कंप्रेस, पर ये दबता है, थोड़ा संपीड़न होता है इसमें द्रव्य में ठोस के अपेक्षा, ठीक है। तो दबता है ये, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा, और अब अगला क्या है, गैस। तो गैस में क्या करना है अपने को, गैस में क्या करना है कि ये इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती है, तरलता भी होती है, तरलता बहुत ज़्यादा होती है, और संपीड़न बहुत ज़्यादा होता है, संपीड़न, ठीक है। संपीड़न बहुत होता है, मतलब गैस इतना सारा है तो उसको दबा के इतना भी क्या सकता है, मतलब 1 किलो गैस पूरे रूम में भर सकता है। उस 1 किलो गैस को 1 किलो के वॉल्यूम में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तरलता होता है, संपीड़न होता है, ठीक है ना। अब जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिला के तो सॉल्ट बनता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स बना के सॉलिड बनता है, गैस बनता है, द्रव्य बनता है, ठीक है ना। ये सारे मिलकर बनता है। तो इससे मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होता है वो देखना है। तो मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा, यदि मैं फोर्स की बात करूँ, मॉलिक्यूलर फोर्स की बात, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं तो उसके बिहाफ पे यदि लगाता हूं तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा। उसके बाद किस में होगा, द्रव में होगा। और उसके बाद सबसे कम किस में है, गैस में। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि सेल्फ बाइंडिंग करता है चीज़ों को, ठीक है ना। यदि ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ है ना, मान लीजिए 2 चीज़ हो गया, तो इन दोनों को क्या करता है, ये बांधता है ये, ठीक है ना, बांध देता है और ऐसे इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना। तो वो फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, ये अपने को जानना है, ठीक है ना। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होता है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड में बिल्कुल चिपका चिपका होता है। गैस में क्या होता है, सॉरी द्रव में क्या होता है, द्रव में ये थोड़ा सा कम हो जाता है डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और गैस में बहुत ज़्यादा हो जाता है डिस्टेंस, ठीक है ना। इसलिए देखते हो कि गैस ज़्यादा फैल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स उसका कम है। ठोस बिल्कुल नहीं फैल पाता क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है ना। तो इसके भी यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज़्यादा लगता है, ठोस, द्रव्य, गैस, इस सीक्वेंस में लगता है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ही लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। ये एक मॉलिक्यूल से, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल से ये है
और दूसरा मॉलिक्यूल सी है, तो इन दोनों के बीच में जो लग रहा है फोर्स, ठीक है, वो कहलाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, ठोस द्रव्य गैस, तरलता होती है, किसमें तरलता है किसमें नहीं है, संपीड़न क्या होता है, संपीड़न वही बता बात हो गई कि ये सारे चीज पार्टिकल्स है, ठीक है ना, इनको दबा दिया तो ये सारे ऐसे ऐसे हो गए बिल्कुल इकट्ठा। तो ये अभी इतना एरिया कवर कर रहे थे, अब इतना एरिया कवर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका संपीड़न कर दिया, क्या है, क्या कर दिया, संपीड़न, कंप्रेस कर दिया गया, यानी कि जो एक बड़े एरिया को कवर कर रहा था अब छोटे से एरिया में उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना, आयतन उसका कम हो गया, तो इसे कहते हैं संपीड़न। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ में आ गया आपको, क्या आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे में जो फोर्स लगता है वो वाला है। सबसे ज़्यादा ठोस में, द्रव्य गैस में, और उसके बाद पदार्थ की बात करें तो ठोस द्रव्य गैस, ठोस द्रव्य गैस में होता है, तरलता जो है ठोस में होती ही नहीं है, द्रव्य में थोड़ा सा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़न ठोस में नहीं होता है और तरलता में थोड़ा सा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी वो आपको लोगों को समझ में आ गया। अब ये तो समझ में आ गया कि ठोस द्रव्य गैस अपना मैटर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। अब अपने को थोड़ा सा जानना है कि चीज़ें जब हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, चीज़ें हम गर्म करते हैं तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पानी को आप गर्म करते हैं, पानी को गर्म किया आपने, पानी को यदि गर्म किया आपने तो ये वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है, वेपर बन जाता है, ठीक है। यदि यही हवा को क्या किया, कंप्रेस किया, इनके संपीड़न किया, संपीड़न किया तो ये क्या बन जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में बदल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो सिलेंडर है उसमें गैस भरा होता है, पर उसको यदि आप मतलब जितना वो 40 kg है उसके अंदर, तो आपको लग रहा है कि उतने से छोटे से एरिया में 40 kg आ जाना चाहिए था, नहीं, क्यों नहीं आ सकता था, पर वो संपीड़न के कारण आ गया, ठीक है ना। यानी कि हवा यानी कि गैस बोल दीजिए जिसे, गैस को हम दबाएंगे तो वो पानी बदल जाता है, पानी को गर्म करो तो वाष्पीकृत हो जाता है। तो मतलब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि या तो गर्म करने पे, दबाने पे, ठीक है ना, मतलब वो अवस्था चेंज हो जाती है, अवस्था चेंज हो गई है। पानी पहले लिक्विड था, अब कैसे में गैस में बदल गया, पहले एक क्या था, तरल था, ये तरल था, अब गैस में बदल गया, है ना। तो मतलब पानी गर्म होता है, होने के बाद वाष्पीकृत हो गया, मतलब अवस्था बदल गया, पहले गैस था फिर पानी में बदल गया संपीड़न के बाद। इसका मतलब कुछ तो झोल है ऐसा कि चीज़ें बदल जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए इसमें हीट देते हैं हम, पानी को जब गर्म करेंगे और वाष्पीकृत होगा तो हम क्या करते हैं, चूल्हे पे चढ़ाते हैं, चूल्हे पे चढ़ाने के बाद क्या होता है, पानी खोलता है, फिर गैस बनता है, मतलब ज़्यादा देर तक रखिएगा तो वो वेपराइज हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है ना। तो मतलब हम जब पानी में हीट दे रहे होते हैं तो एक बार गर्म हो गया तो गर्म ही रहता है, ठीक है ना। तो और ज़्यादा हीट देते रहते हैं, हीट देते रहते हैं, तो वो हीट जाता कहाँ है, मतलब आपने कभी सोचा है कि अब पानी को आप लगातार गर्म कर रहे हैं, वो वेपर में बदल रहा है, ठीक है ना, पर वो हीट कहाँ जा रहा है, अवस्था बदलने में तो जो उसका तापमान शुरू में आपने दे दिया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और उसके बाद भी तो आप गर्म करते रहते हैं, है ना। तो 100 डिग्री के बाद भी यदि गर्म कर रहे हैं तो वो उसके बाद का टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, 100 डिग्री यदि उसने अटेंड कर लिया चीज़ें, उसके बाद जो आप उसे गर्म कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, वो हीट कहाँ जा रही है। तो उस हीट के बारे में भी अपने को जानना है, जो कि कहलाता है गुप्त ऊष्मा। कैसी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, मतलब अपने को क्या पढ़ना है, लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ठीक है ना, और वो किस तरह एक की फैक्टर जो प्ले करता है एक मतलब मैटर का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए, ठीक है, की फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले पानी गर्म किया आपने, पानी को गर्म करने में, ठीक है, गर्म किया आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद भाप बन गया, ये भाप लिख लो, भाप बन गया ये, ठीक है। तो भाप बनने में इसमें एक तो आपने क्या दिया, हीट दिया,
ठीक है, और एक होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट यानी कि ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। देखिए ऊष्मा तो आप 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका दे रहे हैं, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म कर दिया, फिर ये भाप में बदल गया। उसके बाद भी आप गर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो उसके बाद जो आप हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, तो वो है मतलब क्या है कि पानी से भाप में तो बदल गया 100 के बाद, पर उसके बाद भी आप दे रहे हैं हीट, तो भाप में जो एनर्जी होती है ना, जो दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, पर वो जो आपने हीट दिया है वो छुप जाती है जाके, ठीक है ना। और वो फील कब होता है, जब वो भाप हाथ पे लग जाता है ना, और हम देखते हैं कि जो गर्म पानी में, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने हाथ गर्म पानी में डाल दिया, ये हॉट वाटर है, ठीक है ना, हॉट वाटर है, इसमें आपने क्या किया, अपना हाथ डाल दिया, और एक ये भाप है, ये भाप है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये हाथ डाल दिया, ठीक है, तो हाथ कहाँ ज़्यादा मतलब कि नुकसान होगा, मतलब कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मतलब कहाँ जलेगा हाथ, भाप वाले में ज़्यादा जलता है, आपने देखा होगा कि भाप लग जाता है तो बहुत ज़्यादा लहर लहर मारता है हाथों में, जबकि हॉट वाटर में ऐसा नहीं है, हॉट वाटर में आपका हाथ ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएगा, ठीक है। भाप में क्यों आ रहा है, भाप में मतलब हम देखते हैं कि हाथ में भाप लग गया या फिर कहीं भाप लग जाता है तो बहुत लहर मारता है, बहुत दिनों तक मारता है, जबकि हाथ यदि गर्म पानी में हाथ डाल दो और तुरंत निकाल लो तो शायद कुछ फर्क ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। पर भाप में ऐसा नहीं है, भाप से एक बार हाथ गुजरा ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ यहाँ तो सिर्फ हीट है, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ हीट है, गर्म ऊष्मा है, पर यहाँ पे लेटेंट हीट भी जुड़ा हुआ है, लेटेंट हीट मतलब जो 100 डिग्री के सेल्सियस के बाद भी आप जो तापमान दे रहे हैं ना, वो लेटेंट हीट की में उसमें भाप में क्या है कि वो छुपी हुई है, ठीक है ना, छुपी मतलब गुप्त ऊष्मा बोलते हैं ना, गुप्त ऊष्मा है ये, गुप्त मतलब छुपा हुआ, गुप्त ऊष्मा है ये, ठीक है ना। यही ऊष्मा के कारण हमारा हाथ बहुत तेज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, जल जाता है, ठीक है ना, इसलिए भाप क्या ज़्यादा खतरनाक होता है। गुप्त ऊष्मा कभी भी, गुप्त ऊष्मा कभी भी आपकी अवस्था बदलने के काम नहीं आता है, ये बात हम अपने को याद रखना है कि गुप्त ऊष्मा कभी भी अवस्था बदलने के काम नहीं आता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा ये अवस्था बदलने का काम आता है। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा अवस्था बदलने के काम नहीं आता है, अवस्था बदलने के काम नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा अवस्था बदलने के कभी काम नहीं आता है, मतलब आप सोचें कि लिक्विड से वेपर में बदल दें या फिर सॉलिड से लिक्विड में बदल दें, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं होने वाला बॉस, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा से ऐसा कुछ नहीं होता। गुप्त ऊष्मा है मतलब आप जब अवस्था बदलते हैं ना तो वहाँ पे हीट हमेशा फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स रहता है, पर आप जो हीट दे रहे होते हैं वो लेटेंट हीट के फॉर्म में इकट्ठा भी हो रहा होता है, ठीक है ना, जो कि एक पॉइंट के बाद जाने के बाद चेंज कर देता है अवस्था, ठीक है ना, तो उसे लेटेंट हीट ना कह के सिंपल हीट बोलते हैं, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए ठोस है ये, ठोस से लिक्विड बदलना है, मतलब तरल करना है, आप इसमें हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ठोस से जब तरल बदलेगा तो सिर्फ इसमें ऊष्मा काम आता है, ठीक है ना, ऊष्मा काम आता है, ठीक है, इसमें गुप्त ऊष्मा काम नहीं आता है। पर ऊष्मा आप दे रहे हैं, पर ऊष्मा भी एक समय जाकर फिक्स हो जाता है कि इसके बाद उस ऊष्मा का कोई फायदा नहीं होता, जैसे कि तरल से भाप में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री तो वो भाप बन जाएगा, पर उसके बाद आप हीट दे रहे हैं तो वो हीट किस के फॉर्म में जमा हो जाता है, गुप्त ऊष्मा के फॉर्म में जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो गुप्त ऊष्मा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अजीब गरीब थोड़ा सा, इसलिए समझना पड़ता है, ठीक है। ये अवस्था बदलने में काम नहीं आता, पर अवस्था से बदलने से पहले सारा काम इसी का होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा ये था मुश्किल सा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो गया गुप्त ऊष्मा। अब पढ़ना है अपने को, जैसे कि हम अवस्था बदलने में देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, अवस्था बदलना, पदार्थ का अवस्था बदलना, पदार्थ का अवस्था बदलना, बदलना इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि ठोस से
सबसे पहले क्या बदलेगा, पानी में बदलेगा कोई भी चीज़ यदि हम बदल रहे हैं तो गर्म से या ठंडा करके। उसके बाद किस में बदलेगा, उसके बाद बदलेगा गैस में। ये आप एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कि कोई भी चीज़ है, सब यदि ठोस चीज़ है तो उसे आप तापमान देंगे तो पहले पानी, पानी मतलब तरल, सॉरी तरलता में बदलेगा, ठीक है ना, तरल, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में आएगा, ठीक है ना, और फिर गैस अवस्था में आएगा, ठीक है, ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आएगा, तरल अवस्था से गैस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म होता है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब ये इसी विधि से सब कुछ होता है। पर मान लीजिए ठोस से सीधा गैस में बदल गया, गैस में बदल गया, ठीक है ना, गैस में बदलता है। ये भी एक चीज होता है प्रोसेस की, ठोस से सीधा गैस में बदलना, मतलब तरल अवस्था का क्या हुआ यहाँ पे, एलिमिनेशन हो गया, तरल अवस्था खत्म हो गया, यहाँ पे तरल अवस्था का आया रोल, नहीं आया ना। तो ये जो तरल अवस्था इसमें प्रोसेस में नहीं आया, ये एब नॉर्मल हो गया ना, एब नॉर्मल, मतलब इसमें एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो कि ठोस से सीधा गैस से बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों के क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, मतलब समझ गया ना, जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाता है, ठीक है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। उदाहरण क्या है जी, उदाहरण, उदाहरण है कपूर, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है ना, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। कपूर को आप जलाते हैं सीधा गैस में बदल जाता है, नेफ्थलीन यदि जलाएंगे तो वो भी सीधा गैस में बदल जाता है, तो वो कैसे है, ऊर्ध्वपातन मैटर है, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन मैटर है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, ठीक है, उदाहरण कपूर और नेफ्थलीन। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है ना, बाकी तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो आप लोगों का स्टडी के लिए दिए हुए हैं कि इसमें ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे कि आप मान लीजिए उसमें दिया हुआ है कि लकड़ी है तो वो ठोस है, तो वो पढ़ दीजिए कि लकड़ी ठोस है, ठीक है ना। इसमें मेन था गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना था और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो चैप्टर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।